रहे हैं सनातन के संग्राम की। दरअसल तमिलनाडु में मुख्यमंत्री ए.के. स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन ने जिस तरीके से सनातन का अपमान किया है, उसके बाद से ही कोहराम मचा हुआ है। देश भर में उदयनिधि स्टालिन का विरोध हो रहा है, तो विपक्षी गठबंधन भी अलग अलग राय रख रहा है। सनातन पर टिप्पणी के बाद संत समाज नाराज है। वो क्या कहता है, सुनिए। वो कह रहे हैं सनातन को मिटा देना चाहिए, सनातन को खत्म कर देना चाहिए, जैसे उनके बाप की बापौती हो गए। हैं? अरे भाई साहब, सनातन तब तक रहेगा जब तक सूरज चांद रहेगा। सनातन सदियों से चला आ रहा है और अंत तक रहेगा। इसलिए खेल मंत्री जो विनय निधि हैं, वो जो कह रहे हैं वो गलत है। ऐसा संभव नहीं है। असंभव को संभव बनाने की जो बात कर रहे हैं, ऐसे लोग जो सनातन वो अभी राजनीतिक लड़ाई चल रही है। ये जितने इंडिया से जुड़े हुए गठबंधन के लोग हैं, इंडिया गठबंधन में है, वो मोदी जी से और बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, वो हिंदू सनातन धर्म से लड़ रहे हैं। उनका उद्देश्य है कि हिंदू सनातन कैसे समाप्त हो। तो ये सनातन है, सनातन का अर्थ ही है जो कभी खत्म न हो। जो ये बात करते हैं कि इसको खत्म कर देना चाहिए, इसको जड़ से मिटा देना चाहिए, तो ऐसा सोचने वाले देश में बहुत सारे हो गए हैं। लेकिन ये सनातन निरंतर बढ़ता रहा है और अभी भी बढ़ रहा है। इस पर आरजेडी के नेता मनोज झा क्या कहते हैं, सुनिए। तो ये जो बर्तन में जो भेद आता है ना, जन्म की पद्धति में कोई नहीं फर्क, उसी तरह से सब जन्म होता है हर धर्म में, लेकिन हिरार्की बन जाती है, ऊंच नीच। क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्या जातिवाद एक संक्रामक रोग नहीं है? और मैंने पहले भी आपके माध्यम से कहा था, आपके ठीक पीछे हमारे पास पूरे आंकड़े और तस्वीरें हैं जिसमें लोग सीवर में उतर के मर रहे हैं। क्या एक सभ्य समाज के रूप में चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनकी जातियां क्यों नहीं बदली? क्यों हम बड़े कंफर्ट जोन में रहते हैं इन मृत्युओं के बाद? अगर इन सब चीजों पर चर्चा नहीं होगी तो एक दूसरे के लिए शत्रुता के अलावा कुछ नहीं होगा। लेकिन अर्जुन मुंडा क्या कहते हैं इस पर, वो भी सुनिए। देखिए, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया है और जो उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किया है कि डेंगू, मलेरिया जैसे मच्छरों के साथ सनातन का, तो मैं समझता हूँ कि ये उनकी मानसिक स्थिति है, उनकी मानसिक दशा इस तरह की है जिसके ऊपर में मुझे ऐसा लगता है कि इसकी सोच किस तरह की हो सकती है, तुच्छता के, यह अपने आप में ही उदाहरण है। चलिए अब इस संग्राम से भी आगे निकलते हैं और बात कर लेते हैं चुनावी संग्राम की। जी हां, विधानसभा उपचुनाव की आज देश भर में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ। ये चुनाव इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच काफी अहम रहा, क्योंकि इस चुनाव के जरिए धीरे धीरे जनता का मूड समझ में आ जाएगा। विधानसभा की जो सीटें हैं, उपचुनाव कहां कहां रहा, मैं आपको बताता हूं। उत्तर प्रदेश के घोसी पर उपचुनाव हुआ, पश्चिम बंगाल के धूपगढ़ी में हुआ, केरल के पुथुपल्ली में हुआ, झारखंड के डुमरी में हुआ, उत्तराखंड के बागेश्वर में हुआ, त्रिपुरा के बक्सर नगर और धनपुर में उपचुनाव हुआ। यहां पर सत्ता पक्ष और विपक्षी पार्टियां आमने सामने रहीं। अब आप ये भी समझिए कि जिन 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं, कहां कहां इंडिया गठबंधन एक साथ है और कहां कहां पर नहीं है, क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। घोसी यानी कि उत्तर प्रदेश, बागेश्वर उत्तराखंड, डुमरी झारखंड, बक्सर नगर और धनपुर त्रिपुरा, बंगाल और केरल में इंडिया गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ है, यानी कि टीएमसी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ हैं। इसके साथ साथ अगर केरल की बात करें तो वहाँ भी कुछ इस तरह की तस्वीर देखी गई है। लेकिन अब देखना होगा कि परिणाम आने के बाद इन 7 सीटों का परिणाम क्या होता है और उसकी समीक्षा खासकर गठबंधन के तौर पर देखा तो वो क्या होती है। तो ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये उन 7 विधानसभा की सीटों की है जहां पर कि उपचुनाव हो रहा है। अगर केरल और पश्चिम बंगाल की बात करें तो गठबंधन एक दूसरे के खिलाफ वहां पर बना हुआ है।
हालांकि गठबंधन से जब पूछा जाता है कि राज्यों में तमाम ऐसी पार्टियां हैं जो एक साथ मंच पर तो खड़ी होती हैं, लेकिन चुनावों में एक दूसरे के खिलाफ खड़ी होती हैं, तो वहां से बयान आता है, वहां से आवाज निकल कर आती है कि हमारा गठबंधन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर है। राज्यों में जिस तरह की भावना कार्यकर्ताओं की है, क्षेत्रीय नेताओं की है, उस हिसाब से वहां पर पार्टी अपना निर्णय ले रही है।